नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फ की चादर फैली हुई नजर आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री के मंदिर भी बर्फ से ढके हुए दिखाई दिए और चारधाम की चोटियां, हर्षिल, हेमकुंड साहिब, गोरसो, नेलांग घाटी, धनोल्टी, ये सभी क्षेत्र में हल्का हिमपात हुआ है। चक्राता में भी बर्फबारी हुई है। 7 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जोशीमठ में बर्फबारी की तस्वीरें, बर्फ से ढका पूरा बद्रीनाथ, बर्फ हटाने का काम वहां पर चल रहा है। रानीखेत में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है, लेकिन बर्फ ने लोगों की दिक्कतें, लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। बर्फ से ढके हैं उत्तरकाशी के भी पहाड़। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, और बर्फ से गुलजार चौपता की घाटियां। इन 7 तस्वीरों के जरिए ये खूबसूरत नजारे को आप देख सकते हैं। हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन आप इन तस्वीरों में जो बर्फबारी की तस्वीरें देख रहे होंगे, ये वाकई मन को मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। और देखिए, उत्तराखंड में हो रही इस भारी बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतों को जरूर बढ़ा दिया है। भारत चीन सीमा वाले क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी से कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। दरअसल माणा बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस सड़क से सेना और आईटीबीपी के जवानों की आवाजाही सरहद की तरफ होती है, लेकिन इस क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के चलते बीआरओ को अलर्ट कर दिया गया है। भारी बर्फबारी और -15 डिग्री टेम्परेचर में बीआरओ के जवान और मजदूर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। नीति बॉर्डर की सड़क और माणा पास की बॉर्डर पर बंद सड़क को भारी बर्फबारी के बाद खोल दिया गया। माणा बॉर्डर की मुख्य सड़क से बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। देखिए, दिक्कतें जरूर बढ़ती हैं। जब इतनी बर्फबारी हुई तो जेसीबी के जरिए यहां से बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। और बर्फबारी की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। औली सड़क मार्ग कीचड़ बैंड के पास फिसलन भरा हो गया है और इसी की वजह से यहां पर जो गाड़ियां हैं वो फंस गई हैं। पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को, आईटीबीपी के जवानों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। लोग यहां से बर्फ हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर फिसलन होने की वजह से लोग परेशान हैं। गाड़ियां बुरी तरह से फंस गई हैं। तस्वीरें देखिए, ये बर्फबारी के बीच आमजन को परेशान करती हुई तस्वीरें, जहां वाहन बर्फबारी के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई गाड़ियां फंसी हैं और बर्फ हटाने की लगातार मांग की जा रही है। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं विकासनगर की, जहां चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ है। चक्राता के कोटी कनासर में जमकर बर्फबारी हुई और बर्फबारी होने से किसानों और होटल व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी होने से बागवानी किसानों की फसलों को फायदा होगा। लोग बर्फबारी देखकर झूम उठे और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। एक तरफ दिक्कत भी है तो दूसरी तरफ ये खूबसूरत नजारा लोगों को अपनी तरफ मोह भी रहा है। चक्राता की तस्वीरें हैं। कोटी कनासर में जमकर हिमपात हुआ है और साल का तीसरा हिमपात वहां पर हुआ है। सीजन की तीसरी बर्फबारी वहां पर देखने मिली है और लोगों को इसके इतर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके अलावा पर्यटक देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आप इन तस्वीरों में। देखिए, उत्तराखंड में नैनीताल की उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं के साथ ही 7 नंबर क्षेत्र ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। शहर में बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है। सोमवार को सरोवर नगरी नैनीताल में रात भर की बरसात के बाद बर्फबारी देखने को मिली। चाइना पीक, स्नो व्यू, किलबरी, हिमालय दर्शन, टांकी बैंड में शाम के समय हुई बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। नैनीताल के लिए मौसम विभाग ने बर्फबारी और बरसात का पूर्व अनुमान जारी किया था। सोमवार सवेरे मौसम ने अचानक से करवट बदली और लगभग 9 बजे बरसात शुरू हुई। और अब हमारे पास तस्वीरें उत्तरकाशी से भी हैं, जहां हर्षिल में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। मनमोहक नजारा बर्फबारी का। पूरी हर्षिल घाटी बर्फ से ढकी है। देखिए, बर्फ की सफेद चादर आप इन तस्वीरों में, और पहाड़ों पर ये बर्फबारी की तस्वीरें वाकई बहुत मन को मोह लेती हैं। खूबसूरत ये तस्वीरें लगती हैं और जो भी अपने घर बैठकर इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, निश्चित तौर पर सोच रहे होंगे कि आंखों से जाकर इन तस्वीरों को देखना चाहते हैं, लेकिन देखिए दिक्कतें भी होती हैं। हर्षिल घाटी की तस्वीरें हैं, बर्फबारी की मनमोहक नजारा। मौसम की दोहरी मार उत्तराखंड में पड़ी है और बारिश के साथ ही बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। हालांकि बर्फबारी से पर्यटक और काश्तकारों के चेहरे जरूर खिले हैं। सड़क पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, होटलों और घरों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ। देवभूमि में ऐसी बर्फबारी हुई कि नजारा हिमयुग जैसा दिखाई देने लगा। पहाड़ पर गिरी बर्फ से सर्दी तो बढ़ी है, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। ये तस्वीरें चमोली की हैं, जहां मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। चमोली के बद्रीनाथ धाम और औली के अलावा दूरस्थ ब्लॉक देवाल के वाण गांव में काफी बर्फ पड़ी है। इसके साथ ही नंदानगर के रामणी और कनोल गांव में भी जमकर बर्फबारी हुई।
तो वहीं गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भी बर्फ पड़ने से मौसम सर्द हो गया, जबकि निचले इलाकों में बारिश से तापमान में काफी गिरावट आ गई। वैसे अब बहुत तेज बारिश हो रही है, इससे हमारा आज दिन भर के सारे काम भी ऐसे लटक गए हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रुक रुक कर तो बारिश हो रही थी और सुबह करीब 10 बजे से बर्फबारी हो रही है और काफ़ी ठंड हो रही है। सीजन की दूसरी बर्फबारी हमारे गांव में हुई है। औली में ऐसी बर्फबारी हुई कि पर्यटकों के चेहरे खिल गए। औली में बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक जमकर मस्ती करते हुए दिखाई दिए। टिहरी में मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो हुई, तो साथ ही निचले इलाकों में बारिश से पारा लुढ़क गया। यहाँ के धनौल्टी, तपोवन, सुरकंडा देवी मंदिर और कद्दू खाल जैसे ऊंचे इलाकों में खूब बर्फ पड़ रही है। बर्फबारी से पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट मोड में है। क्षेत्रों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रांतर्गत सभी मशीनरी और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 चंबा धनौल्टी जो बर्फबारी से अवरुद्ध हो जाता है, यहाँ पर मशीनों की तैनाती की गई और संबंधित विभागीय अधिकारियों को यथा निर्देशित भी कर दिया गया है। विकासनगर के चक्राता में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ से पूरा चक्राता बाजार ही ढक गया। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर दिखाई देने लगी। तापमान में गिरावट आने से लोग घरों में दुबके दिखाई दिए। पर्यटन नगरी नैनीताल में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। यहाँ भी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई, जिससे मौसम सर्द हो गया। स्थानीय लोग घरों में और पर्यटक होटलों में कैद हो गए। यहाँ के मॉल रोड, बाजार और पर्यटक स्थल सूने दिखाई दिए। अल्मोड़ा में भी मौसम बदला तो बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई। स्थानीय लोगों की ठंड से परेशानी बढ़ गई, लेकिन काश्तकारों को इस बारिश और बर्फबारी से खेती में फायदे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। टिहरी के भी ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। गंगी गांव में बर्फबारी की वजह से हर तरफ सफेद चादर बिछ चुकी है। घर, खेल खलिहान बर्फ से लदे हुए हैं और गंगी गांव का संपर्क जिला मुख्यालय सहित मुख्य बाजारों से पूरी तरह से कट गया है। बर्फबारी की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं। गांव गंगी सहित के मुंडा खाल, गेवली, पिसवाड़ और चिरबिटिया के पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के मलारी गांव के पास हिमस्खलन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। कुंती नाले में टूटकर गिरा ग्लेशियर खौफ पैदा कर रहा है। गनीमत रही कि हिमस्खलन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। हिमस्खलन की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फीला बवंडर, सड़क पर सफेद आफत का समंदर। इन तस्वीरों में कैद सफेद बवंडर को देखकर आपके माथे पर पसीना आना लाजमी है। उत्तराखंड में वैसे तो अचानक बदले मौसम के मिजाज ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन उससे ज्यादा चमोली से आई ये तस्वीरें लोगों के जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। देखिए कैसे बर्फ का तूफान तेजी से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। ये बर्फ अपने रास्ते में आने वाली हर किसी चीज को अपनी आगोश में समाती जा रही है। बर्फ का ये विकराल रूप जहन में सनसनी पैदा कर रहा है। जोशीमठ ब्लॉक के भारत चीन सीमा पर मौजूद मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन का वीडियो सामने आया है। सुबह करीब 7:30 बजे ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समा गया और इसके बाद काफी ऊंचाई तक बर्फ का गुबार नजर आने लगा। आपको बता दें कि ये कुंती नाला भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली बॉर्डर रोड पर मौजूद है। मलारी में हुए हिमस्खलन के बाद जिला प्रशासन ने कुंती नाले का वीडियो जारी किया है, जिसमें एवलांच की चपेट में आने वाला पुल सुरक्षित दिखाई दे रहा है। साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जोशीमठ के प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि मलारी में इन दिनों कोई ग्रामीण नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह के खतरे की बात नहीं है। चमोली से एबीपी गंगा के लिए लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में आने वाले दिनों में धूप खिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे प्रदेश में अभी तक आधा ही रेनफॉल हुआ है। प्रदेश में अभी तक कुल 21.5 mm बारिश दर्ज हुई है, जबकि 40.7 mm बारिश अभी तक प्रदेश में होनी चाहिए थी, यानी कि प्रदेश में 47% बारिश की कमी अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मैदान से पहाड़ तक धूप खिली रहेगी और हालांकि जो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो आप ये देखिए कि जो है 21.5 के आसपास हमको जो अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो इतने मिलीमीटर रेन अभी तक मिली है जनवरी में, और जबकि एक्चुअल में मिलनी चाहिए करीब आपको 40.7 mm के आसपास। तो करीब करीब आधी आप कह सकते हैं कि आधी रेन अभी तक तो मिली है। तो 47% कमी अभी भी रेनफॉल एक्टिविटी में है। जोशीमठ की आपदा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बड़ा बयान दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों के आंदोलन में AISA जैसे वामपंथी दलों का हाथ है। वामपंथी दल चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं। इसी के साथ ही NTPC जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को भी प्रभावित करने की साजिश की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वहाँ पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं। और मैं कह सकता जहाँ सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान आया है, उन्होंने उसमें ये जो जनता बैठी है आंदोलन में, इस जनता को माओवादियों का आंदोलन बताया है। उनका कहना है कि चीन की साजिश है। जिस दिन इन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, बैठाया, मुझसे जोशीमठ के बारे में सुझाव मांगा, तो क्या ये माओवादी से सुझाव मांग रहे थे, चीन के लोगों से सुझाव मांग रहे थे। और आज जो है राहत पुनर्वास का काम तुमसे हो नहीं रहा है। 1 महीने से जनता बैठी हुई है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, तब वो व्यवस्था करने के बजाय महेंद्र भट्ट इस तरह का उलझुल बयान दे रहे हैं। और कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जोशीमठ को लेकर बयान दिया। कहा कि आपदा का चारधाम यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चारधाम यात्रा तय समय पर ही होगी। उन्होंने जोशीमठ के हालातों पर भी विपक्ष से अपील की है कि जोशीमठ को लेकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन में ना रहें। जोशीमठ पर सियासत प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर एक कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जाता है, देश के अंदर एक लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। वह संदेह भी हमारी कार्य समिति के माध्यम से दूर करने का संकल्प लिया गया है कि हम चारधाम यात्रा को पूर्व की भांति, जैसे पिछले वर्ष एक रिकॉर्ड के रूप में हमारी चारधाम यात्रा चली थी और एक रिकॉर्ड बना था कि इतने 2 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने उस यात्रा में भाग लिया। और पहले से ही हम लोग इस वर्ष की यात्रा और अच्छी संचालित हो, अप्रैल माह से यात्रा प्रारंभ होनी है, उसके लिए हम हर प्रकार से काम करेंगे। आपदा के स्तर पर हम लोग आपदा कंट्रोल रूम, वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम और समाज को हौसला एवं हिम्मत देने का काम भी हमारे संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। जहाँ एक तरफ तो वो आते हैं, उनके सभी वरिष्ठ नेता भी आते हैं और हमको अपना सुझाव भी देते हैं, अपनी सलाह भी देते हैं, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है, उस यात्रा में जाकर जोशीमठ को अलग तरीके से जो प्रस्तुत करने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के हित में नहीं है। इससे राज्य की छवि खराब करने का भी प्रयास हुआ है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च जो हमारा नेतृत्व है, उनको हमने आश्वस्त किया है। विशेषज्ञ संस्थाओं की अंतिम रिपोर्ट जोशीमठ में आएगी और उनकी रिपोर्ट आते ही जो भी एक कंपाइल रिपोर्ट बनेगी, NDMA उसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद जोशीमठ का जो सबसे अच्छा पुनर्वास हो सकता है, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
खबर है देहरादून से, जहां जोशीमठ आपदा को लेकर जो कमेटी का गठन हुआ था उसकी एक बैठक हुई है। एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। जोशीमठ में पुनर्वास और मुआवजे को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। देखिए, हाई पावर कमेटी की बैठक में 3 बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा हुई है। सबसे पहले जमीन और मकान के बदले पूरा मुआवजा तय होगा, इस पर चर्चा हुई है। 100 वर्ग मीटर में सरकार बनाकर देगी मकान। जो प्रभावित जमीन चाहते हैं उन्हें जमीन दी जाएगी। जो परिवार मुआवजा चाहते हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा। 75 वर्ग मीटर में डुप्लेक्स घर बनाकर मिलेगा और क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा सीपीडब्ल्यूडी के मानकों के तहत मिलेगा। देखिए, ये महत्वपूर्ण है जोशीमठ के पीड़ितों के लिए। एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें पुनर्वास और मुआवजे को लेकर चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि जो चाहते हैं घर उन्हें घर बनाकर दिया जाएगा। जो मुआवजा चाहते हैं उनके लिए मुआवजा मिलेगा। जिलाधिकारी के यहाँ से जो एक प्रस्ताव आया था और काइंड ऑफ सहमति से कि ये इस लाइन पे हमें चलना है, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों पे ऑप्शन पे चर्चा हुई और सैद्धांतिक रूप से समिति द्वारा सहमति दी गई कि ये ठीक है और इसको कैबिनेट में ले जाया जा सकता है। हाँ, 3 ऑप्शन है। पहला विकल्प ये है कि भूस्वामियों को, प्रभावी जो भूस्वामी है उनको वन टाइम सेटलमेंट में भूमि की कीमत और भवन की कीमत वो दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ज़मीन दें उनको 100 वर्ग मीटर। अगर मान लीजिए कि किसी को 200 वर्ग मीटर का ज़मीन था जिस पे घर उनका था, तो हम 100 वर्ग मीटर उनको ज़मीन देंगे और भवन बनाने के लिए जो जिनका भवन जहाँ पर था उसका कितना स्क्वायर मीटर, कितना एरिया, उसके हिसाब से उनको पैसे दे दें और वो खुद घर बना लें। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम घर बनाकर भी हम ही दें। बात करते हैं बजट की, क्योंकि कल महत्वपूर्ण दिन जब देश का आम बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसे में लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड के लोग इस बार बजट से क्या चाहते हैं, इस पर एबीपी गंगा ने पड़ताल की है, जिसमें कॉलेज के छात्र, अभिभावक, टीचर्स और अन्य लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। 31 जनवरी से मोदी सरकार का बजट सत्र शुरू हो गया है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण चीज़ें रहने वाली हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। उस लिहाज से लोक लुभावनी घोषणाएं कई की जा सकती हैं। जनता क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं कि मोदी सरकार का जो ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है उनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, युवा हैं और तमाम लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या चीज़ें मोदी के इस बजट में होनी चाहिए और क्या वो चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, रसोई में जो महंगाई हो रही है वो घटे, एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार क्या करे, वो तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे तमाम स्टूडेंट से, लोगों से। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, कल बजट शुरू हो रहा है, केंद्र सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट होगा, 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या चाह रहे हैं आप, क्या उम्मीदें क्या हैं आपके साथ? देखो, एज ए नागरिक मैं चाहूँगा कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो और अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए किसान, जवान और शिक्षा पे काम होना चाहिए। उम्मीद रखी है और क्या चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि रसोई में जो हमारे चूल्हे हैं उसके प्राइस थोड़े से कम होने चाहिए। अगर मैं राशन की बात करूं, तेल की बात करूं, दालों की बात करूं, तो वो भी उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या चाह रहे हो आप, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपकी? सो एक्चुअली जैसे स्टूडेंट है तो हमें बहुत सारे जो टैक्सेस वगैरह जो एज आपको पता है हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होता है हाई प्राइजेस के कारण। सो ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्राइजेस का एज एक पॉलिसी जैसे कि निकाली हुई है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स है जो हॉस्टल्स में रहते हैं, आउट ऑफ द स्टेट रहते हैं, उनको हेल्प हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ तो मुझे एक हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे जो प्राइजेस अगर डाउन हो गए तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या आप सजेशन देंगे, क्या कहेंगे आप? सर, एक तो एजुकेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ बने जो पॉलिसीज़ जो हैं वो फिक्स भी हो और आगे चल के हर स्कूल को एप्लीकेबल भी करें। आप क्या चाह रहे हैं और क्या होना चाहिए? जी, मैं इस टाइम डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, एनडीए की कोचिंग ले रहा हूँ और साथ में 12th की स्टडी भी चल रही है। तो हम यही चीज़ चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन की थोड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए थोड़े जो हमारी टैक्सेस लगे हुए हैं वो भी थोड़े कम होने चाहिए। तो कपड़ों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर क्या आप? सबसे पहले अगर कपड़ों की बात करी जाए तो वैसे हम देख सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पे जो है टैक्सेस भी होते हैं
एंड उसका जो थोड़ा सा आई थिंक प्राइसेस थोड़ा लो होना चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स हैं तो जहाँ पे ज़्यादा विंटर्स होते हैं हमें एक अच्छा हैवी वो चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़े से टैक्सेस कम होने चाहिए। कैसी कनेक्टिविटी है हमारे देश की और क्या हम उसके लिए कर सकते हैं? सर कनेक्टिविटी पहले के मुताबिक सर अब काफ़ी बेटर हो चुकी है, बाकी सर सरकार निरंतर काम कर रही है इसके लिए हम पूरी सहमत हैं सर इस बात से। इसी सेक्टर के लिए बेसिकली आपका डीजल हो गया, यूरिया हो गया, जो और कृषि के संयंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, उन सब चीज़ों पर जीएसटी वगैरह कम होना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, इस देश में टैक्स पेयर के लिए सरकार को ज़रा ध्यान देना चाहिए कि टैक्स पेयर के लिए भी कुछ सुविधाएं जरूर करे। 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं देश की, वो जब आम बजट पेश करेंगी तो इन तमाम युवाओं की, इन तमाम लोगों की यही उम्मीदें हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए और एक बेहतर देश के निर्माण के लिए अच्छा बजट हो, ताकि इन लोगों को भी राहत मिले और तमाम जो टैक्स पेयर हैं उनको भी राहत मिल सके। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, लोगों को उम्मीदें बहुत हैं इस बार के बजट से, लेकिन कितना अनुकूल रहता है लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, वो लगातार लाइव कवरेज आप देखेंगे कल एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।